मैं हूं योगी और आप देख रहे हो फैक्ट क्राइम आरजे। और आज की जो ये गहरी चर्चा है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बिल्कुल, मतलब सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई डरावनी फिल्म चल रही हो। हाँ, लेकिन ये असल में जो इंसानी डर होता है और जो एक अकेलापन है, उसका बहुत ही खौफनाक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। सही कहा। और जो जानकारी हमारे सामने है वो एक बेहद सुनसान सड़क के बारे में है। रात के ठीक 12:30 बजे का वक्त। हाँ, और एक पुराना बिल्कुल जर्जर सा बस स्टैंड। और राहुल नाम के एक इंसान के साथ, मतलब जो घटना घटी ना, उसने रातों रात उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। हाँ, और इस चर्चा में हमारा मकसद सिर्फ ये कोई कहानी सुनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें इसके हर एक पहलू के अंदर तक जाना है। उस रात का एक एक सेकंड, वो जो खामोशी थी, उसे बारीकी से समझना है। वो जो सफेद कपड़ों वाली अनजान आकृति थी, वो असल में क्या थी? वही तो बाइक पर पीछे बैठी एक ऐसी चीज जिसका कोई वजूद ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात, वो जो 5 साल पुराना दर्दनाक हादसा है ना। हाँ, जो आज भी उस सड़क पर एक खौफनाक सच बनकर घूम रहा है। एग्जैक्टली। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक इंसान का जो नॉर्मल दिमाग होता है वो अचानक एक ऐसी सच्चाई से टकराता है जो किसी भी लॉजिक या साइंस से बहुत बहुत परे है। तो अगर शुरू से देखें तो शुरुआत होती है रात के 12:30 बजे से। राहुल अपनी बाइक पर सवार था और बिल्कुल अकेला अपने घर लौट रहा था। सड़क पूरी तरह से खाली थी। हाँ, अब देखो, दिन के उजाले में जो सड़कें बहुत नॉर्मल लगती हैं, जानी पहचानी लगती हैं, रात के उस सन्नाटे में उनका पूरा कैरेक्टर ही बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें ये है कि राहुल बाइक पर था। हाँ। कार और बाइक का बहुत बड़ा फर्क है यहाँ। कार में तो इंसान फिर भी एक बंद डब्बे में होता है, मतलब शीशे चढ़े होते हैं, दरवाजे लॉक होते हैं, तो एक सेफ्टी वाली फीलिंग आती है, एक सिक्योरिटी महसूस होती है। पर बाइक पर कोई कवर नहीं होता, कुछ भी नहीं। सीधा वो ठंडी हवा, खूब अंधेरा और बाहर का पूरा माहौल इंसान के सीधे टच में होता है। ये बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन है। अगर हम इसे साइकोलॉजी के नजरिए से देखें ना, तो रात का जो 12:30 बजे का वक्त है, वो इंसान के दिमाग में एक अजीब सी स्टेट पैदा कर देता है। एक अलग ही माहौल बन जाता है। हाँ, इसे हम एक तरह का लिमिनल स्पेस या ट्रांजिशन का हिस्सा कह सकते हैं, मतलब एक बीच का हिस्सा। एग्जैक्टली। ये वो टाइम है जब दिन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, दुनिया गहरी नींद में है और इंसान उस भारी सन्नाटे के बीच खुद को बिल्कुल अकेला पाता है। बिल्कुल अकेला। एक खाली सड़क पर अकेले सफर करना इंसान के अंदर एक बहुत ही जो आदिम या बेसिक असुरक्षा होती है ना, उसे जगा देता है। डर लगने लगता है। हाँ, बाइक पर सिर्फ इंजन की आवाज होती है और हेडलाइट की वो रोशनी जो सामने के बस कुछ मीटर के अंधेरे को काटती है। और बाकी चारों तरफ सिर्फ एक अंतहीन कालापन। बस एक शून्य, एक कालापन होता है। हाँ, एक ऐसी स्थिति जहाँ दिमाग हर वक्त एक अलर्ट मोड में रहता है। दिमाग को लगता है कि कहीं अंधेरे में से कोई खतरा तो नहीं आ रहा। हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऑन रहता है। वही। और उसी अलर्ट मोड के बीच, उस घने अंधेरे और सन्नाटे को चीरते हुए रास्ते में आता है एक पुराना बस स्टैंड। यहाँ से माहौल पूरी तरह बदल जाता है। पूरी वाइब ही बदल जाती है। मतलब बस स्टैंड का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? हलचल, लोगों की भीड़, बसों की आवाज। हाँ, लेकिन रात के अंधेरे में एक पुराना, सुनसान और वीरान बस स्टैंड ये अपने आप में एक बहुत ही अजीब सी सिहरन देता है। एक बहुत ही डरावनी सी फीलिंग आती है। और यहीं पर इस घटना का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। राहुल देखता है कि उस वीरान बस स्टैंड के पास एक लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी है। सफेद कपड़ों में? मीलों तक कोई इंसान नहीं है और अचानक सफेद ड्रेस में कोई खड़ा दिखाई दे जाए, ये सीनी रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये जो सफेद कपड़ों वाला डिटेल है ना, ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत असरदार है। कैसे? देखो, लॉजिक के हिसाब से देखें तो एक पुराने और बंद पड़े बस स्टैंड पर आधी रात को किसी का अकेले खड़े होना ही नॉर्मल नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। और सफेद रंग की बात करें तो अंधेरे में सफेद रंग सबसे ज्यादा चमकता है और सीधे आंखों को अपनी तरफ खींचता है। हाँ, सीधा ध्यान वही जाता है। दुनिया की बहुत सी संस्कृतियों में या हमारे बचपन से सुने गए किस्सों में भी रात के वक्त सफेद कपड़ों को हमेशा कुछ अजीब, रहस्यमयी या अलौकिक माना गया है। भूतों वाली कहानियों में हमेशा सफेद कपड़े ही होते हैं। वही तो जैसे ही राहुल की नजर उस सफेद आकृति पर पड़ी होगी, उसके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं खतरे की घंटी जरूर बजी होगी। लेकिन मजेदार बात यह है कि खतरे की घंटी बजने के बाद भी इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। वो उसे रैशनलाइज करने लगता है।
राहुल ने उसे देखकर ये नहीं सोचा कि ये कोई भूत है या कोई खतरा है। राहुल के दिमाग ने उसे एक बहुत ही सीधा सा लॉजिक दिया कि शायद वो लड़की किसी बस का इंतजार कर रही होगी। ये बहुत ही गजब की चीज है। मतलब सामने एक ऐसा सीन है जो किसी की भी रूह कंपा दे, पर राहुल का दिमाग कह रहा है सब नॉर्मल है, वो बस का वेट कर रही होगी। इसे ही हम कॉग्निटिव डिसोनेंस को सुलझाने की कोशिश कहते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस? हाँ, अगर इसे आसान भाषा में समझे तो जब इंसान कोई ऐसी चीज देखता है जो उसके नॉर्मल एक्सपीरियंस से बिल्कुल अलग होती है, जिसे दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पाता, हाँ, तो दिमाग अटक जाता है। बिल्कुल। तो वो पैनिक या घबराहट से बचने के लिए खुद को एक झूठी कहानी सुनाता है। दिमाग असल में खुद को शांत रखने के लिए बेवकूफ बनाता है। अच्छा, खुद को दिलासा देता है। एग्जैक्टली। रात के 12:30 बजे कोई बस नहीं आती, ये बात राहुल का दिमाग जानता होगा, लेकिन खुद को उस डर से बचाने के लिए उसने ये लॉजिक सेट कर लिया कि वो बस का इंतजार कर रही है। और यही वो लॉजिक था जिसने राहुल को अपनी बाइक धीमी करने पर मजबूर कर दिया। वो पास जाकर उस अनजान लड़की से पूछता है, तुम्हें लिफ्ट चाहिए? ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, एक सुनसान सड़क पर किसी अजनबी की मदद करने की कोशिश दिखाती है कि हम इंसान अपनी सामाजिक आदतों से कितने गहरे बंधे होते हैं। हमारी सोशल कंडीशनिंग बहुत मजबूत होती है। डर लग रहा है, माहौल अजीब है, फिर भी हेल्प करने का जो एक बेसिक नेचर होता है वो सामने आ ही जाता है। बिल्कुल। और जब हम किसी डरावनी सिचुएशन में नॉर्मल तरीके से बिहेव करते हैं, जैसे किसी से लिफ्ट के लिए पूछना, तो हम असल में खुद को ये यकीन दिला रहे होते हैं कि सिचुएशन पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। हम दिखावा कर रहे होते हैं। हाँ, हम उस पल के असली डर को दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये इंसान का एक बहुत ही मजबूत डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन वो डर तब सच में बाहर आना शुरू होता है जब राहुल के उस सवाल का रिएक्शन आता है। वो रिएक्शन ही तो सबसे अजीब था। जब राहुल ने लिफ्ट के लिए पूछा तो उस लड़की ने मुंह से कोई जवाब नहीं दिया, कोई आवाज नहीं। उसने बस धीरे से अपना सिर हिलाया और बाइक के पीछे बैठ गई, बिना कुछ बोले। कोई बातचीत नहीं, कोई थैंक यू नहीं, कोई हाँ या ना नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी। और जब बाइक आगे बढ़ी तो दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, एक डेड साइलेंस। ये कोई नॉर्मल खामोशी नहीं थी। किसी अजनबी को रात के अंधेरे में अपनी बाइक पर पीछे बैठाना जहां उसे देखा नहीं जा सकता, और उसके बाद वो एकदम डेड साइलेंस, मतलब सोचकर ही पसीना आ जाए। इस खामोशी की गहराई को समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। हाँ, ये आम बात नहीं है। इंसान की फितरत होती है कम्युनिकेट करना। जब दो अजनबी एक साथ सफर करते हैं, खासकर बाइक जैसी जगह पर जहाँ वो एक दूसरे के इतने करीब बैठे हों, तो कुछ तो बात होती है। हाँ, कोई ना कोई हल्की फुल्की बात जरूर होती है। कम से कम ये तो पूछा जाता है कि जाना कहाँ है। बिल्कुल, आपको कहाँ छोड़ दूं, ऐसा कुछ। लेकिन यहाँ एक ऐसा सन्नाटा था जो अंदर तक डरा दे। ये सन्नाटा कोई आम बात नहीं है। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाता है जिसे सहना बहुत मुश्किल होता है। सही कहा। मतलब जब कोई बाइक पर पीछे बैठता है तो उसकी मूवमेंट फील होती है ना, सस्पेंशन थोड़ा नीचे जाता है, हवा से कपड़ों के उड़ने की आवाज आती है, एक फिजिकल प्रेजेंस होती है। हाँ, लेकिन यहाँ राहुल बाइक चला रहा है, पीछे कोई बैठा है, लेकिन उसकी कोई हलचल महसूस नहीं हो रही है। कुछ भी नहीं। ना सांस लेने की आवाज आ रही है, ना किसी मूवमेंट का एहसास हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे पीछे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई भारी शून्यता बैठी हो, एक खालीपन। और यही वो वक्त होता है जब राहुल का वो बस के इंतजार वाला लॉजिक पूरी तरह से टूटने लगता है। दिमाग हार मानने लगता है। दिमाग को ये रियलाइज होने लगता है कि पीछे जो बैठा है वो नॉर्मल नहीं है। वो बिना कुछ बोले ही राहुल के दिमाग पर एक बहुत भयानक बोझ डाल रहा था। वो सन्नाटा असल में एक तरह का सेंसरी डिप्रिवेशन है। सेंसरी डिप्रिवेशन? हाँ, जब दिमाग को पीछे बैठे इंसान से कोई सिग्नल या डेटा नहीं मिलता, ना आवाज ना हलचल, तो डर कई गुना बढ़ जाता है। दिमाग अपने आप चीजें सोचने लगता है। बिल्कुल, दिमाग वर्स्ट केस सिनेरियो यानी सबसे बुरे ख्यालों को इमेजिन करने लगता है। राहुल उस वक्त एक भयंकर मानसिक द्वंद्व से गुजर रहा होगा। एक तरफ सड़क पर ध्यान देना, और दूसरी तरफ पीछे बैठी उस खामोश रहस्यमयी मौजूदगी का खौफ। और आखिरकार वो खौफ इतना बढ़ जाता है कि राहुल को वो खामोशी तोड़नी ही पड़ती है। उससे बर्दाश्त नहीं होता। ये इस पूरी घटना का वो पीक पॉइंट है जहां टेंशन अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाती है। राहुल उस घबराहट में, उस भयानक सन्नाटे से तंग आकर पीछे बैठे उस अजनबी से एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? लेकिन यहाँ जो होता है वो किसी के भी होश उड़ा देगा। राहुल के सवाल का कोई जवाब नहीं आता। फिर से वही सन्नाटा। और जब बेचैन होकर राहुल चलती बाइक पर हल्का सा पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। कोई भी नहीं। बाइक की पिछली सीट बिल्कुल खाली थी। ये मोमेंट इस घटना का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल शॉक है। सबसे बड़ा झटका। एक झटके में फिजिक्स, लॉजिक और रियलिटी के सारे नियम हवा हो जाते हैं।
जो इंसान अभी कुछ सेकंड पहले आपके बिल्कुल पीछे बैठा था, जिसने सिर हिला के लिफ्ट ली थी, हाँ, वो अचानक हवा में गायब कैसे हो सकता है? ऐसे वक्त में शरीर एक बहुत ही एक्सट्रीम रिएक्शन देता है, जिसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहा जाता है। या तो लड़ो या भागो। एग्जैक्टली। दिमाग का वो हिस्सा जो हमें खतरे से बचाता है, वो पूरी तरह से हावी हो जाता है। अचानक इस तरह के शॉक को दिमाग एकदम से प्रोसेस ही नहीं कर पाता कि सामने जो हुआ है वो असल में है क्या, और शरीर तुरंत रिएक्ट करता है। राहुल के दिल की धड़कन एकदम से बहुत तेज हो जाती है। पैनिक अटैक जैसी सिचुएशन। हाँ, ये वो पैनिक है जो इंसान की रगों में खून की स्पीड बढ़ा देता है, सांसें तेज हो जाती हैं और पसीना आने लगता है। राहुल ने तुरंत घबराहट में ब्रेक मारा और बाइक रोककर पीछे मुड़कर देखा। ये एक बहुत ही इंसानी फितरत है। कंफर्म करने की कोशिश। हाँ, जब कोई चीज समझ नहीं आती तो हम रुक कर उसे कंफर्म करने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में ऐसा हुआ है। दिमाग अभी भी कोई लॉजिकल जवाब ढूंढ रहा होता है कि शायद वो चलती बाइक से गिर गई होगी या कहीं उतर गई होगी। लेकिन जब राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो जो सीन था वो और भी ज्यादा खौफनाक था। उस सीन ने तो राहुल की वास्तविकता की समझ को ही खत्म कर दिया होगा। बिल्कुल खत्म कर दिया। उसने देखा कि वही लड़की जो अभी उसके पीछे बैठी थी वो वापस उसी पुराने बस स्टैंड पर खड़ी है, उसी जगह पे जहां से उसने उसे लिफ्ट दी थी। अब अगर कोई दूरी और टाइम का हिसाब लगाए तो जो लड़की कुछ पल पहले चलती बाइक पर थी वो पलक झपकते ही इतनी दूर वापस उस बस स्टैंड पर कैसे पहुंच सकती है? ये मुमकिन ही नहीं है। ये वो पल है जहां इंसान का सारा लॉजिक, सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स काम करना बंद कर देते हैं और सिर्फ एक चीज बचती है, बेकाबू खौफ। टाइम और स्पेस का जो भी कैलकुलेशन हमारे दिमाग में होता है ना, वो यहाँ पूरी तरह फेल हो जाता है। दिमाग सुन पड़ जाता है। जब दिमाग को ये कंफर्म हो जाता है कि जो सामने हो रहा है वो किसी भी तरह से नॉर्मल या प्राकृतिक नहीं है, तो वो रियलिटी का सेंस ही खो देता है। और इसके बाद उस लड़की के चेहरे का जो डिस्क्रिप्शन है वो इस खौफ को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। हाँ, वो डिस्क्रिप्शन सच में बहुत अजीब है। राहुल ने जब उस बस स्टैंड की तरफ गौर से देखा तो इस बार उस लड़की का चेहरा साफ दिख रहा था। उसका पूरा चेहरा एकदम सफेद था। एकदम पीला या सफेद? हाँ, और उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। सफेद चेहरा और गहरी काली आंखें। आंखों में कोई पुतली नहीं थी, कोई सफेद हिस्सा नहीं, बस एक गहरा अंधकार। इसे देखकर राहुल ने जो किया वो कोई भी आम इंसान करता। बिना एक पल सोचे, बिना दोबारा पीछे देखे उसने बाइक भगाई और पूरी स्पीड में वहां से निकल गया। उन काली आंखों और सफेद चेहरे का साइकोलॉजिकल असर बहुत गहरा होता है। काली आंखों का क्या मतलब है यहाँ? देखो, हम इंसानों को किसी भी चेहरे में भावनाएं ढूंढने की आदत होती है और आंखें उन भावनाओं को समझने का सबसे बड़ा रास्ता है। बिल्कुल, आंखें बहुत कुछ बोलती हैं। लेकिन जब कोई चेहरा एकदम रंगहीन हो और आंखों में सिर्फ एक अंधकार या शून्यता हो, तो इसे एक कॉन्सेप्ट के जरिए समझा जा सकता है जिसे अनकैनी वैली कहते हैं। ये अनकैनी वैली वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। आसान भाषा में समझें तो जब कोई चीज दिखने में बिल्कुल इंसान जैसी होती है लेकिन उसमें इंसानियत या जान होने का कोई भाव नहीं होता, तो वो डरावनी लगती है। हाँ, वो हमें सबसे ज्यादा डराती है। जैसे एक ऐसा पुतला जो बिल्कुल इंसान जैसा दिखे पर उसकी आंखों में कोई मूवमेंट ना हो, तो वो बहुत खौफनाक लगता है। समझ गया। वो पुतले जो एकदम मरे हुए लगते हैं। वही। वो काली आंखें जिंदगी के खत्म होने और एक भयानक शून्यता का प्रतीक होती हैं। उसे देखकर राहुल का जो रिएक्शन था, वहां से पूरी स्पीड में भागना, वो इंसान की सबसे बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। जान बचाकर भागना। जब दिमाग को पता चल जाता है कि सामने वाला खतरा उसकी समझ और कंट्रोल से बाहर है, तो शरीर का सिर्फ एक ही गोल होता है, वहां से भागो और अपनी जान बचाओ। उस वक्त पीछे मुड़कर देखना तो अपनी मौत को खुद दावत देने जैसा लगता है। बिल्कुल। और वो रात राहुल के लिए शायद उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात रही होगी। भागकर अपनी जान बचाने के बाद जब अगली सुबह हुई, तब जाकर इस रहस्य पर से पर्दा उठना शुरू हुआ। सुबह की रोशनी बहुत कुछ बदल देती है। सूरज की किरणें इंसान को एक हिम्मत देती हैं। रात का वो डर थोड़ा कम होता है और दिमाग फिर से लॉजिक की तरफ भागता है कि कल रात जो हुआ, क्या वो सच था या दिमाग का कोई खेल? एक सवाल आता है मन में। इसी उत्सुकता और बेचैनी में राहुल ने सुबह गांव वालों से उस पुरानी सड़क और उस बस स्टैंड के बारे में पूछताछ की। और वहां से जो सच सामने आया। हाँ, गांव वालों ने उसे जो जवाब दिया, उसने पिछली रात के उस खौफनाक अनुभव को एक बहुत ही दर्दनाक और झकझोर देने वाली सच्चाई में बदल दिया। ये हिस्सा इस पूरी घटना की सबसे अहम कड़ी है, सबसे जरूरी पॉइंट। अक्सर ऐसी डरावनी कहानियों या लोक कथाओं के पीछे कोई ना कोई सच्ची मानवीय त्रासदी छिपी होती है। गांव वालों ने राहुल को बताया
कि ठीक 5 साल पहले उसी बस स्टैंड पर एक लड़की की बस का इंतजार करते हुए एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। एक एक्सीडेंट? इस एक खुलासे ने पूरी कहानी का नजरिया ही बदल कर रख दिया। जो चीज अब तक सिर्फ एक भयानक डरावना अनुभव लग रही थी, वो अचानक से एक असली दर्दनाक एक्सीडेंट से जुड़ गई। एक ट्रेजेडी से जुड़ गई। 5 साल पुराना वो हादसा और पिछली रात राहुल का वो एक्सपीरियंस, दोनों आपस में मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो डर से ज्यादा एक बहुत गहरे दुख को दिखाती है। एकदम सही कहा। और गांव वालों ने सिर्फ एक्सीडेंट की बात नहीं बताई। और क्या बताया? उन्होंने एक ऐसा फैक्ट भी बताया जो उस पूरे इलाके में एक खौफनाक सच बन चुका है। लोग कहते हैं कि रात 12 बजे के बाद वो लड़की आज भी उसी बस स्टैंड पर लिफ्ट मांगती है। आज भी? हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि राहुल कोई पहला इंसान नहीं था जिसने उस सन्नाटे में उस सफेद आकृति का सामना किया था। वो बस स्टैंड, जो असल में किसी के सफर की शुरुआत की जगह होनी चाहिए थी, वो उस लड़की की जिंदगी का आखिरी स्टॉप बन गया। एक अकाल मृत्यु कैसे एक पूरी जगह के लिए एक डरावना इतिहास बन जाती है और कैसे लोगों के दिलों में डर बनकर बस जाती है, इसका सबसे बड़ा सबूत है। इसे हम साइकोलॉजी या पैरानॉर्मल स्टडीज में रेजिडुअल हंटिंग के नाम से समझ सकते हैं। रेजिडुअल हंटिंग मतलब बचा हुआ असर? हाँ, इसका मतलब है किसी दर्दनाक घटना का किसी खास जगह पर बार बार प्लेबैक होना, जैसे कोई ऑडियो कैसेट किसी एक ही जगह पे अटक गई हो। एक ही सीन बार बार रिपीट हो रहा है। एग्जैक्टली। जब किसी इंसान की बहुत ही अचानक और दर्दनाक तरीके से जान चली जाती है, तो ऐसा माना जाता है कि वो जगह उस ट्रॉमा को, उस दर्द को अपने अंदर सोख लेती है। जगह में वो दर्द बस जाता है। वो लड़की 5 साल पहले वहाँ बस का इंतजार कर रही थी। उसे कहीं जाना था, उसका एक सफर था जो कभी शुरू ही नहीं हो पाया। वो इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। वो एक्सीडेंट उसे हमेशा के लिए उसी इंतजार वाले पल में फ्रीज कर गया। गांव वालों का ये मानना कि वो आज भी लिफ्ट मांगती है, ये दिखाता है कि वो जगह आज भी उस दर्द से बाहर नहीं आ पाई है, उस ट्रॉमा में फंसी हुई है। पिछली रात राहुल ने जिस सफेद चेहरे और काली आंखों का सामना किया, वो शायद 5 साल पुराने उसी भयानक एक्सीडेंट का एक जमा हुआ अक्स था। ये पूरा विश्लेषण हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि दुनिया में कितनी चीजें वैसी नहीं होती जैसी वो सामने से दिखती हैं। बिल्कुल नहीं होती। राहुल की कहानी से हमें पता चलता है कि कैसे एक इंसान की मदद करने की छोटी सी कोशिश उसके लिए जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बन सकती है। उसने तो बस एक अच्छी नीयत से गाड़ी रोकी थी। उसे तो बस इंसानियत के नाते अपनी बाइक रोकी थी कि किसी अनजान की मदद कर दे, लेकिन उसे क्या पता था कि वो जिसे लिफ्ट दे रहा है वो कोई इंसान नहीं बल्कि सालों पुराना एक दर्दनाक इतिहास है, एक चलता फिरता ट्रॉमा है। राहुल को उस रात एक बहुत बड़ा सबक मिला होगा कि रात के उस घने सन्नाटे में हर चीज को अपने नॉर्मल लॉजिक से तोलने की कोशिश कितनी भारी पड़ सकती है। बहुत भारी पड़ सकती है। वो पुराना वीरान बस स्टैंड अब उसके लिए कभी सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं। और इस पूरी घटना, उस दर्दनाक एक्सीडेंट और उस खामोश सफर का गहराई से विश्लेषण करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है। क्या सवाल? हम जान चुके हैं कि 5 साल पहले वो लड़की उसी बस स्टैंड पर अपनी बस का इंतजार कर रही थी जब उस भयानक एक्सीडेंट ने उसकी जान ले ली। उसका वो सफर कभी पूरा नहीं हो पाया। हाँ। तो सवाल ये है कि रात के 12 बजे के बाद खाली सड़क पर हर गुजरने वाले से लिफ्ट मांगकर क्या वो सच में किसी को डराना चाहती है, या फिर कुछ और? या फिर क्या वो आज भी 5 साल बीत जाने के बाद भी हर रात लिफ्ट मांगकर अपना वो अधूरा सफर पूरा करने की कोशिश कर रही है जो उस एक्सीडेंट वाली रात हमेशा के लिए अधूरा रह गया था। ये सोचने वाली बात है। क्या वो खामोशी और वो लिफ्ट मांगना असल में अपनी मंजिल तक पहुंचने की एक अंतहीन जद्दोजहद है? मिलते हैं कोई दूसरी रहस्यमयी स्टोरी में।